बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। रस्सी काट डालो, इसे बुलंदी से गिरकर मरने दो। एक फौजी अफसर ने कहा, मदाम ये नहीं हो सकता। वो मुजरम जरूर है, लेकिन हम इसे मारने का हक नहीं रखते। इसे अदालत पहुंचाया जाएगा। अफसर ने मेरी तरफ हथकड़ी बढ़ाते हुए कहा, रस्सी का आखिरी सिरा हेलीकॉप्टर से बंधा हुआ है, आप इसे छोड़ दें। इसे किसी तरह हथकड़ी पहनाने की कोशिश करें, मैं आपकी टांगे पकड़े रहूंगा। मैंने इससे हथकड़ी ली। इस वक्त तक जान लो पर रस्सियों को थाम कर एक एक हाथ बढ़ाते हुए ऊपर चला आ रहा था। जब मैं हेलीकॉप्टर से बाहर झांकते हुए नीचे की तरफ झुकने लगा तो हमारे दरमियान सिर्फ 6 फुट का फासला रह गया था। मैंने एक हाथ से हेलीकॉप्टर के दरवाजे वाले हैंडल को थाम रखा था, दूसरे हाथ में हथकड़ी थी। जान लोफर ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा, फिर गुर्राते हुए कुछ कहने लगा। गर्दिश करता हुआ पंखा इस कदर शोर मचा रहा था कि इसकी बुड़बुड़ाहट सुनाई नहीं दी। इसने और ऊपर उठने के लिए हाथ बढ़ाकर रस्सी को थामना चाहा। मैंने इसकी टाई में हथकड़ी पहनाने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया। इसने फौरन ही हाथ पीछे कर लिया। मैंने कहा, तुम्हें ऊपर आने के लिए हथकड़ी पहनना पड़ेगी, वरना इसी तरह लटकते रहोगे। वो कमबख्त शायद सर्कस में बाजीगर भी रह चुका था, क्योंकि रस्सी को हाथों से थामने के बाद टांगों को फंदे से आजाद कर चुका था। अब इसके लिए भी दुश्वारी ये थी कि मुझे दोनों हाथों से नहीं पकड़ सकता था। एक हाथ से रस्सी को पकड़ना जरूरी था और दूसरे हाथ से हथकड़ी को अपने से दूर रखने का मसला भी था। यही वजह थी कि जब वो हाथ बढ़ाकर रस्सी को और जरा ऊपर थामना चाहता तो मेरा हाथ इसकी तरफ बढ़ता और वो फिर हाथ पीछे खींच लेता। हेलीकॉप्टर प्रवास करता जा रहा था और हमारे दरमियान ये खेल जारी था। कभी मैं हाथ बढ़ाता था, कभी वो हाथ पीछे हटा लेता था। जब मैं पीछे हाथ हटा लेता तो वो रस्सी को थाम कर ऊपर आना चाहता। मैंने एक बार इसे ऊपर आने का मौका दिया, वो धोखा खा गया। इसने सोचा एक हाथ से रस्सी थामते ही फौरन उचक कर दूसरे हाथ से रस्सी को थाम लेगा, लेकिन मैंने इस दूसरे हाथ में हथकड़ी डाल दी। वो हथकड़ी खुदकार थी, यानी कलाई में पहनाते ही मुकम्मल हो जाती थी। बाद में इसे मखसूस चाबी से खोला जाता था। वो एक कलाई में तो मुकम्मल हो गई, अब दूसरी कलाई बाकी थी, लेकिन वो भी बला का चालाक था। हथकड़ी वाले हाथ से इसने रस्सी को थाम कर दूसरे हाथ से मेरे हाथ को थाम लिया ताकि मैं दूसरी कलाई में न पहना सकूं। अब वो दो तरह की कोशिशें कर रहा था। एक तो ये कि मैं इसकी दूसरी कलाई तक न पहुंच सकूं, दूसरे वो मुझे अपनी तरफ खींच रहा था, जैसे धमकी दे रहा था कि खींचते ही नीचे की तरफ फेंक देगा, और वो ऐसा कर सकता था। जवाबन मैं इसे अपनी तरफ खींचना चाहता था, लेकिन इसके वजन के मुतल्लिक पहले ही बता चुका हूँ। एक फौजी जवान ने पीछे से मेरी टांग पकड़ रखी थी, दूसरे हाथ से मैंने दरवाजे के हैंडल को पकड़ रखा था, इसलिए अब तक बचा हुआ था, वरना कब का बुलंदी से पस्ती की तरफ जा चुका होता। इसने मेरी कलाई को बड़ी मजबूती से जकड़ रखा था। मेरी कलाई जैसे फौलादी शिकंजे में आ गई थी। मैं इधर से उधर हाथ हिला नहीं सकता था, फिर भी कोशिश जारी थी। आखिर मैंने पीछे सर घुमाकर फौजी जवान से कहा, मेरी टांग छोड़ दो। आला बीबी ने कहा, ये क्या कह रहे हो, तुम गिर पड़ोगे। मैंने कहा, जो मैं कह रहा हूँ इस पर अमल करो, मेरी टांग छोड़ दो। अफसर ने पायलट से कहा, परवाज नीची रखो और फरहाद साहब की टांग छोड़ दो। इसके हुक्म की तामील की गई। मैंने हैंडल को इसी तरह दूसरे हाथ से थाम कर रखा, फिर हेलीकॉप्टर के दरवाजे से बाहर निकल गया। गोया के सिर्फ एक हाथ के जोर पर मैं हैंडल को थामे लटक रहा था, दूसरा हाथ दुश्मन की गिरफ्त में था और अब बार बार लात इसके मुंह पर मार रहा था। इसका फायदा ये हुआ कि मेरी कलाई पर इसकी गिरफ्त जरा कमजोर पड़ गई। मैं यही चाहता था। मैंने अपने हाथ को पूरी कुव्वत से एक तरफ मोड़कर इसकी कलाई में हथकड़ी पहना दी। इधर मैंने दूसरे हाथ में हथकड़ी पहनाई, उधर उसने मेरी कलाई छोड़ दी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इतना बड़ा खतरा मोल लेगा। दूसरे ही लम्हे वो एक हाथ से रस्सी थामे फिसलता हुआ नीचे जाने लगा। यूं तो पहले तो यही समझ आया कि वो पस्ती की तरफ गिरता जा रहा है, लेकिन हेलीकॉप्टर ज्यादा बुलंदी पर नहीं था। इसकी परवाज तकरीबन 50 फुट की बुलंदी पर थी। दरख्तों से टकराने का अंदेशा नहीं था। पहले मैंने एक हाथ से हैंडल को थामा हुआ था, दूसरे हाथ से जान लोफर से जोर आजमाई करता रहा था। इसके नीचे जाते ही मैंने रस्सी को थाम लिया था। फिर एक फौजी ने मुझे आगे बढ़कर सहारा दिया। मैं हेलीकॉप्टर के अंदर आ गया। इसके बाद मैंने सर निकाल कर देखा तो
रस्सी खाली लटक रही थी वो नहीं था। मैंने हैरानी से पूछा, वो कहाँ चला गया? पायलट ने कहा, मैं इसे देख रहा था, एक घने दरख्त के ऊपर प्रवास करने के दौरान इसने रस्सी छोड़ दी थी, इसके बाद नजर नहीं आ रहा। हम इसी दरख्त के चारों तरफ प्रवास कर रहे हैं। हम नीचे की तरफ देखने लगे, कई घने दरख्त थे। हेलीकॉप्टर के ऊपर प्रवास करता हुआ एक गोल चक्कर काट रहा था। अब इनमें से कौन सा दरख्त है ये हमने नहीं देखा था। पायलट से पूछने पर इसने कहा, तमाम दरख्त एक जैसे घने हैं, इन्हीं में से किसी दरख्त में छुपा होगा। जब हेलीकॉप्टर ने 2 चक्कर पूरे कर लिए तो मैंने फौजी जवानों से कहा, आप में से 2 नौजवान रस्सी के जरिए नीचे उतर जाएं और इसे तलाश करें, हमें सोनिया की तरफ वापस जाना चाहिए। अफसर ने कहा, आप मदाम सोनिया की फिक्र न करें, बेशक वहाँ 3 दुश्मन रह गए थे लेकिन बस के मुसाफिर भी इनके साथ हैं, सब ने मिलकर इन तीनों को काबू में कर लिया होगा। मैंने रजा अली के दिमाग पर दस्तक दी, फिर इसके जरिए मालूमात हासिल की। अफसर का अंदाजा दुरुस्त निकला। अव्वल तो सोनिया ने इन तीनों की अच्छी तरह पिटाई की थी, इसके बाद बस के मुसाफिरों ने इन पर दावा बोल दिया था। ऑफिसर आंखों से दूरबीन लगाए नीचे दरख्तों की तरफ देखता जा रहा था। हेलीकॉप्टर ने इन दरख्तों के इतराफ कई चक्कर लगाए थे लेकिन जान लोफर नजर नहीं आ रहा था। मैंने कहा, हमें जरा आगे जाकर देखना चाहिए, वो यकीनन दरिया की तरफ गया होगा। हेलीकॉप्टर को दरिया की तरफ ले जाया गया, वहाँ भी वो नजर नहीं आ रहा था, यकीनन घने दरख्तों के साए तले छुप छुप कर किसी तरफ निकलने की कोशिश में होगा। अफसर ने कहा, हेलीकॉप्टर को दरिया के किनारे उतार दो, हम प्रवास करने के दौरान घने दरख्तों के साए में इसे नहीं देख सकेंगे। थोड़ी देर बाद वो हेलीकॉप्टर दरिया के किनारे उतर चुका था, पंखे की गर्दिश थम गई थी। ऑफिसर ने कहा, थोड़ी देर बाद वो हेलीकॉप्टर दरिया के किनारे उतर चुका था, पंखे की गर्दिश थम गई थी। ऑफिसर ने कहा, इसके दोनों हाथों में हथकड़ी है, वो आबादी की तरफ जाएगा तो लोग इसे मुजरम समझकर दौड़ाएंगे, घेरने की कोशिश करेंगे। हम घने दरख्तों की तरफ जाने लगे। मैंने कहा, इसका आबादी की तरफ जाना खतरनाक है, बस्ती वाले बेचारे इसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। वो दरिंदा है, गैंडे की तरह ताकतवर है, किसी न किसी तरह की जिंदगी को खतरे में डालकर इन्हें मजबूर करेगा कि इसकी हथकड़ी को किसी तरह काटा जाए। मैंने अफसर से दूरबीन लेकर अपनी आंखों से लगाई, चारों तरफ घूम घूम कर देखने लगा। हद्दे नजर तक दरख्त फैले हुए थे, दूर का मंजर इनकी वजह से छुप जाता था। मैंने दरिया की तरफ घूम कर देखा, फिर चौंक गया। बहुत दूर दरिया पर रेलवे का पुल नजर आ रहा था, जान लोफर इसी तरफ भागता जा रहा था। मैंने दूरबीन के लेंस को इसके क्लोज में किया ताकि इसे साफ तौर पर देख सकूं। फिर मैंने अफसर से कहा, वो रेलवे लाइन की तरफ जा रहा है। अफसर ने मुझसे दूरबीन लेकर इस तरफ देखा, फिर अपने मातहतों को हुक्म दिया, फौरन इधर चलो, इसे फरार होने का मौका न दो। वो रेलवे लाइन पर पहुंच गया था और अब पुल पर दौड़ता जा रहा था, हमसे तकरीबन 2 मील के फासले पर होगा। दूरबीन न होती तो शायद वो हमें नजर ही ना आता। ऑफिसर ने हैरानी से कहा, आखिर ये पुल के ऊपर क्यों दौड़ता जा रहा है जबकि दरिया के इस पार सिग्नल डाउन है, ट्रेन आने ही वाली है। अगरचे हम दौड़ते हुए इसकी तरफ जा रहे थे लेकिन इससे बहुत दूर थे। इस वक्त तक वो पुल के दरमियानी हिस्से में पहुंच गया था, यानी दरिया के बीच पुल पर खड़ा हुआ था। फिर वो रेलवे लाइन पर लेट गया। मैंने ऑफिसर से दूरबीन लेकर इसके लेंस को क्लोज करते हुए देखा तो हैरान रह गया। वो रेलवे लाइन पर ऐसी जगह लेटा हुआ था जहां 2 पटड़ियां मिलती थी और इन 2 पटड़ियों को नट बोल्ट के जरिए मजबूती से जोड़कर रखा जाता था। वो वहां लेटने के बाद अपने दांतों से नट बोल्ट को खोल रहा था। मेरी आंखें दूरबीन से लगी हुई थी और हैरानी से फैल गई थी। एक नाकाबिले यकीन बात थी कि एक इंसान अपने दांत की मजबूती को आजमा रहा था और रेलवे लाइन के बोल्ट खोल रहा था। मैंने दूरबीन को ऑफिसर के हाथ में देते हुए कहा, जरा इसे क्लोज में देखिए, वो नट बोल्ट खोल रहा है जो मुमकिन नहीं है। ऑफिसर ने देखा, फिर कहा, ये ऐसा क्यों कर रहा है, फर्ज करो वो इन्हें खोलने में कामयाब हो जाए तो पटरी का जोड़ खुल जाएगा, आने वाली ट्रेन को हादसा पेश आ सकता है। कहा, वो ट्रेन को हादसे से 2-4 करके क्या फायदा हासिल करेगा, इसका मकसद कुछ और है। मैं फिर दूरबीन लेकर देखने लगा। मैं और ऑफिसर एक जगह ठहर गए थे, बाकी मुसल्ला जवान रेल की पटरी की तरफ दौड़ते जा रहे थे। ऑफिसर ने चीख कर कहा, पुल पर न जाना, ट्रेन आने ही वाली है। वो दुरुस्त कह रहा था, अगर मुसल्ला जवान पुल पर जाते तो इस वक्त तक ट्रेन आ जाती, फिर इन्हें वापसी का मौका न मिलता। नतीजा ये होता कि वो ट्रेन की ज़ाद में आ जाते और जान लोफर तो ज़ाद में आने ही वाला था। मैंने दूरबीन से देखा, इसने एक पटड़ी के दोनों नट बोल्ट खोल लिए थे। अब वो दोनों टांगे एक पटड़ी में फंसाकर रेलवे लाइन के नीचे झूल गया था, यानी दरिया की तरफ लटक रहा था। और जिस पटड़ी के नट बोल्ट खोले थे
उसी पटड़ी को ऊपर की तरफ उठा रहा था। इसके लिए गैर मामूली कुव्वत की जरूरत होती है और वो इसका मुजाहरा कर रहा था। जब वो पटड़ी जरा ऊपर उठकर अलहदा हो गई तो इसने दूसरी पटड़ी पर अपनी हथकड़ी का दरमियानी हिस्सा रख दिया। पटड़ी जरा ऊपर की तरफ उठी हुई थी, वो भी नीचे आ गई। अब ट्रेन की आवाज करीब आती जा रही थी। मैं हैरानी से दूरबीन लगाए देख रहा था। वो दोबारा इस पटड़ी के नीचे नट बोल्ट को अपने दांतों से पकड़कर लगा रहा था ताकि ट्रेन को कोई हादसा पेश न आए। वो अजीब सिचुएशन थी। हम दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। मुसल्ला जवान जो रेलवे लाइन के करीब पहुंच गए थे वो पुल पर नहीं जा सकते थे। इतनी देर में जान लोफर ने नट बोल्ट दोबारा लगा दिए थे और अपनी टांगे जिस पटड़ी से फंसाए हुए था इस पटड़ी को छोड़ दिया था। गोया अब हथकड़ियों के बल दरिया की तरफ लटक रहा था। ऑफिसर ने बुड़बुड़ाने के अंदाज में कहा, ओ गॉड, इट इज ए डेयरिंग स्ट्रगल आई हैव एवर सीन। ओ खुदाया, मैंने ऐसी जान पर खेल जाने वाली जद्दोजहद का अंदाजा कभी नहीं की देखा। ट्रेन आ गई थी, तेज रफ्तारी से पुल पर पहुंच गई थी और अब पुल पर से गुजरते हुए जान लोफर के सर के ऊपर से गुजरती जा रही थी। अब सिर्फ ट्रेन के इंजन के बाद एक बोगी ही गुजरी होगी कि हथकड़ी का दरमियानी हिस्सा कट गया और जान लोफर वहां से पश्ती की तरफ जाता हुआ दरिया की गहराई में पहुंच गया। मैंने दूरबीन से इतना ही देखा कि पानी के छींटे दूर तक फैले। इसके बाद फिर लहरें अपने मामूल के मुताबिक बहने लगी। वो नजर नहीं आ रहा था। गहराई में जाने के बाद दोबारा उबर नहीं सका। क्या वो डूब गया था? ऑफिसर और दूसरे जवान ऐसा सोच सकते थे, लेकिन मैं जानता था वो योगा का माहिर पानी में सांस रोके हुए किसी तरफ जा रहा होगा। हम जहाँ खड़े हुए थे दरिया का रुख इसी तरफ था, यानी हम जनूबन खड़े हुए थे और दरिया शुमाल की तरफ से बहता हुआ आ रहा था। वो भी इसी तरफ बहता हुआ आ रहा होगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं था। वो कोई बेहिसो हरकत तो नहीं था कि दरिया के बहाव के मुताबिक चला आता। वो इसके मुखालिफ सिमत भी तैरता हुआ अंदर ही अंदर कहीं का कहीं निकल सकता था। ट्रेन गुजर चुकी थी। ऑफिसर चीखकर अपने मातहतों से कह रहा था, पुल क्रॉस करके दूसरे किनारे पर जाओ। तुम में से एक शुमाल की सिमत जाएगा, दूसरा जनूब की तरफ। मैंने कहा, वो योगा का माहिर है। मेरी मालूमात के मुताबिक मास्टर की के शागिर्द तकरीबन आधे घंटे तक सांस रोक सकते हैं। ओ नो, इतनी देर तक सांस भला कैसे रोकी जा सकती है? आदमी तो मर ही जाएगा। ऐसा हमारी दुनिया में होता है। पता नहीं वो आधे घंटे में कितनी दूर निकल जाएगा। हम किनारे किनारे कहाँ तक जा सकेंगे? आला बीबी ने कहा, हमें हेलीकॉप्टर में प्रवास करते हुए इसे देखना चाहिए। हम सब दौड़ते हुए फिर हेलीकॉप्टर में पहुंच गए। 10 मिनट के बाद हम प्रवास कर रहे थे। ऑफिसर बेयकीनी से कह रहा था, 10 मिनट गुजर चुके हैं। मैं यकीन नहीं कर सकता कि वो अब तक पानी के अंदर होगा। हम प्रवास करते हुए नीचे दरिया की तरफ देख रहे थे। दोनों किनारों पर हमारी नजर थी। ऑफिसर भी खुद दूरबीन से देखता था। कभी वो दूरबीन मेरी तरफ बढ़ा देता था। हम कई मील तक शुमालन भी गए और जनूबन भी दरिया पर बराबर नजर रखते रहे, लेकिन वो कम वक्त नजर ही नहीं आ रहा था। आला बीबी ने कहा, दरिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अब तक 2 लांचें और 3 कश्तियां नजर आई हैं। वो जिधर भी जा रही हों, परवाज को जरा नीचे करके इनसे मालूमात हासिल की जा सकती है। ऐसा ही किया गया। मेगाफोन के जरिए लांच वालों को मुखातब करके कहा गया है कि खतरनाक कैदी फरार हो गया है। वो फरार के लिए दरियाई रास्ता इख्तियार कर रहा है। यकीनन किसी कश्ती या लांच तक पहुंचने की कोशिश करेगा। अगर वो पहुंच चुका है तो हमें सिग्नल के जरिए इत्तला दी जाए। लांच के अरशे पर खड़े हुए एक नेवी ने सिग्नल देना शुरू कर दिया। इसका जवाब था, हमारी लांच में ऐसा कोई मफरूर नहीं है। इससे तकरीबन 4 मील की दूरी पर एक और लांच चली जा रही थी। वहां से भी यही जवाब मौसूल हुआ। बाकी कश्तियों को हमने दूरबीन के जरिए देखा। कश्तियों में छुपने की जगह नहीं होती। प्रवास के दौरान ही इसमें बैठे हुए मुसाफिर नजर आ जाते हैं। वो नजर नहीं आया। 1 घंटे तक प्रवास करने के बाद पायलट ने कहा, अब हमें वापस जाना चाहिए वरना ईंधन खत्म हो जाएगा। हम लाहौर पहुंच गए। हमें फौजी छावनी के करीब ही एक गेस्ट हाउस में रखा गया। इस गेस्ट हाउस के चारों तरफ सख्त पहरा लगा दिया गया। तकरीबन 2 घंटे बाद सोनिया भी आ गई। आला बीबी ने इसे बताया, हालात तेजी से बदलते जा रहे हैं। बड़े ममालिक की तरफ से बिलवास्ता दबाव डाला जा रहा है कि वो टेप मुतलका लोगों को वापस कर दिया जाए और हमें इस मुल्क से निकाल दिया जाए। वो हमें निकालने की बात वाज़ेह तौर पर नहीं कह रहे हैं, लेकिन इनका मकसद यही है। इन बातों के दौरान 2 ऑफिसर गेस्ट हाउस में आए। इन्होंने बड़ी गर्मजोशी से मुसाफा किया, हमारी खैरियत पूछी, फिर ये भी मालूम किया कि हमें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। हमने इनका शुक्रिया अदा किया। एक ऑफिसर ने कहा, मदाम सोनिया, आपसे दरख्वास्त है कि वो टेप जो आपके पास है इसे हमारे हवाले कर दें। सोनिया ने पूछा, क्या ये जरूरी है जबकि मैं एक टेप आपके ऊपर के
दफ्तर पहुंचा चुकी हूं। अभी हमें इतला मिली है कि वो टेप ओरिजिनल नहीं है, असल की नकल है। सोनिया और आला बीबी इन अफसरान से बातें कर रही थी। मैंने माजरत चाहते हुए दूसरे कमरे में पहुंचकर सईद अहमद साहब से राब्ता कायम किया। फिर पूछा, क्या वाकई जो टेप आपके पास पहुंचा है वो असल नहीं है? मुझे अफसोस है, सोनिया भाभी ने हमसे भी धोखा किया है। मैंने पूछा, आखिर आप असल क्यों चाहते हैं? किसने ये कहा है कि वो असल नहीं है? टेप पर होने वाली री रिकॉर्डिंग को पहचानने वाले माहिरीन मौजूद हैं। सुपर मास्टर और मास्क मैन के जो माहिरीन यहाँ हैं, इन्होंने इस टेप पर एतराज किया है। वो असल का मुतालबा कर रहे हैं। फिर तो असल कभी इनके हाथ नहीं लगेगा। हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। दोस्ती और बरसों की रिश्तेदारी पसे पुश्त डालकर मुझे सख्त इकदामात पर मजबूर होना पड़ेगा। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं फर्ज के सामने सब कुछ कुर्बान कर देता हूँ। मैं जानता हूँ आपको फर्ज की अदायगी से नहीं रोकूंगा, लेकिन आप जरा वजाहत फरमा दें कि हमारे खिलाफ सख्त इकदामात क्या हो सकते हैं? हमने कौन सा जुर्म किया है? मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता, ये मुसलत अंदेशी का तकाजा है। हमें सुपर मास्टर और मास्क मैन के मुतालबात तस्लीम कर लेने चाहिए। इन्हें तस्लीम कर लेने से हमारी पोजीशन कमजोर नहीं पड़ जाएगी। वो चाहे कैसे भी सियासी हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हो, हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे मुल्क को नुकसान न पहुँचे। फरहाद, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हम इनका ये मुतालबा पूरा करके इन दोनों ममालिक से बड़े फायदे हासिल कर सकते हैं। ये बात एक मोटी सी अकल में भी आ सकती है कि हम ऐसी चीज देकर जिससे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता, इसके बदले 10 फायदे हासिल करते हैं, तो हमें ऐसा करना चाहिए। आपकी बातें मेरी समझ में आ रही हैं, लेकिन आप यकीन करें बाद हालात में सोनिया मेरे बस से बाहर हो जाती है। मैं भी अब तक यही समझ रहा था कि इसने आपके पास असल टेप पहुंचाया है। यकीनन वो असल आमना के जरिए वादिया काफ पहुंचा दिया गया है। अब मैं क्या कर सकता हूं? तुम वादिया काफ से वापस मंगवा सकते हो। मैं चंद लम्हों तक सोचता रहा, फिर कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप मुश्किलात में पड़ जाएं। बस समझ लीजिए वो असल वापस आ गया, इस वक्त सोनिया के पास मौजूद है। क्या वाकई असल टेप सोनिया भाभी के पास मौजूद है? हाँ, 2 ऑफिसर वो टेप लेने आए हैं। मैं भी अभी सोनिया से कहता हूँ, वो इनके हवाले कर देगी। तुम मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दोगे। प्लीज हमसे तावन करो, वो टेप इनके हवाले कर दो, मगर फिर फ्रॉड ना हो। अगर वो भी नकली साबित हुआ तो आप इत्मीनान रखे वो नकली नहीं है। मैं इस कमरे से निकलकर सोनिया और आला बीबी के पास आया। वो दोनों अफसरान से बहस कर रही थी। मैंने कहा, सोनिया मेरी बात मान लो, टेप इनके हवाले कर दो। हमें हर हाल में इनसे तावन करना चाहिए, वरना मेरी वजह से सईद अहमद साहब मुश्किलात में पड़ जाएंगे। सोनिया मुझसे भी बहस करना चाहती थी। मैंने इसके शाने पर हाथ रखकर कहा, प्लीज मेरी बात मान लो। ऐसा कहने के दौरान मैंने हाथ का इशारा किया, वो समझ गई। इसने बेचूचरा गठरी में हाथ डालकर टेप को निकाला, फिर ऑफिसर के हवाले करते हुए कहा, हमने आपकी बात मान ली, लेकिन आप नहीं जानते जैसे ही ये असल टेप दुश्मनों को मिलेगा, वो हमारे पीछे कुत्तों की तरह लग जाएंगे। कहीं भी देखेंगे तो बेदरेक गोली मार देंगे। हम अपनी जान से जाएंगे। आप इस खुशफहमी में रहेंगे कि हमारी हिफाजत की जा रही है। मैंने कहा, ऑफिसर जीना और मरना नसीब की बात है। आप हमारे चारों तरफ से पहरा उठा दें और हमें जाने की इजाजत दें। एक अफसर ने कहा, पहले ये टेप आजमाया जाएगा कि असली है या नकली। इसके बाद आप लोगों की यहाँ से रवानगी का इंतजाम किया जाएगा। आप जिस मुल्क जाना चाहेंगे वहाँ आपको पहुँचा दिया जाएगा। मैंने हंसते हुए पूछा, क्या आपको यकीन है कि जिस तैयारे में हम पहुँचाए जाएंगे वो इसी मुल्क में पहुँचेगा? इस ऑफिसर ने सवालिया नजरों से देखा। मैंने कहा, आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ से रवाना होते ही हम पर क्या गुजरेगी। बहरहाल आप अपनी मनमानी कर लें। वो दोनों ऑफिसर जाने लगे। सोनिया ने इन्हें मुखातब किया तो वो पलट कर देखने लगे। वो कह रही थी, एक बात याद रखिए, हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, यहाँ के कानून का एहतराम करते हैं, वरना ये जो पहरे बिठाए गए हैं हमारे सामने कोई अहमियत नहीं रखते। आपसे गुजारिश है कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दें। हम ये मुल्क फौरन छोड़ देंगे, लेकिन अपने तौर पर छोड़ेंगे। हम अपने तौर पर सोचेंगे कि किस तरह जाना चाहिए और किन रास्तों से निकलना चाहिए। अगर आपने हमारे साथ इतना तावन नहीं किया। मैंने सोनिया को आगे कहने का मौका नहीं दिया, इसके शाने पर हाथ रख दिया। वो चुप हो गई। इन अफसरों ने मुझे, आला बीबी और सोनिया को गहरी टटोलती हुई नजरों से देखा, फिर वापस चले गए। मैंने सोनिया और आला बीबी से सरगोशी में कहा, वो असल टेप चाहते हैं और मैं साबित करना चाहता हूँ कि अब जो टेप ले गए हैं वही असल है, लिहाजा मुझे थोड़ी देर तक मुखातब न करना। मैं इन अफसरान के दिमाग में पहुंच गया। इनमें से एक ऑफिसर सुपर मास्टर के सफारत खाने में टेलीफोन के जरिए कह रहा था, हमने मदाम सोनिया से वो टेप हासिल कर लिया है, इसे लेकर आ रहे हैं। आप मास्क मैन के किसी नुमाइंदे
नुमाइंदे को भी बुला लीजिए ताकि एक साथ इसे सुनकर तस्दीक कर सके। मैंने दूसरी तरफ से बोलने वाले की आवाज सुनी, फिर इसके दिमाग में पहुंच गया। वो मास्कमैन के सफारतखाने में फोन करके इनके एक माहिर को बुला रहा था। मैं इस माहिर के दिमाग में भी पहुंच गया। फिर मैंने टेलीपैथी के हथकंडे इस्तेमाल किए। मास्कमैन की तरफ से आने वाले माहिर के साथ ऐसी गड़बड़ की कि वो वक्त पर ना पहुंच सका। इधर हमारे अफसरान वो टेप लेकर सुपर मास्टर के एक माहिर के पास पहुंच गए थे। इसने दूसरे माहिर का इंतजार नहीं किया था। इनके अंदर खलबली मची हुई थी कि किसी तरह असल टेप तक पहुंच जाए। लिहाजा इसने रिकॉर्डर पर इसे लगाया और ऑन करके सुनने लगा। मैं इसके दिमाग में मौजूद था। जो कुछ वो सुन रहा था इसे सुनने का मौका दे रहा था, मगर बहुत कम समझने का मौका दे रहा था। वो हजार महारत रखता हो, लेकिन टेलीपैथी की महारत के सामने इसकी एक न चली। इसे यकीन हो गया कि वो वही टेप असल है। मैं इसमें जो नकल होने की खामियां थी या कुछ टेक्निकल बातें रह गई थी वो उसकी समझ में ना आ सकी। दूसरे लफ्जों में मैंने इसे समझने का मौका नहीं दिया। इसने मुतमिन होने के बाद टेलीफोन के जरिए इस्लामाबाद में बैठे हुए सुपर मास्टर के खास माहिर से राब्ता कायम किया और तस्दीक की। मैंने वो असल टेप सुन लिया है, किसी किस्म का शुबा नहीं है, ये हर तरह से ओरिजिनल है। दूसरी तरफ से पूछा गया मास्कमैन का माहिर क्या कहता है। वो कहना चाहता था कि अभी इनका माहिर यहाँ नहीं पहुँचा है। इसी वक्त इसकी नजर दरवाजे पर गई। फिर इसने कहा वो अभी यहाँ पहुँचा है और अब वो सुनकर तस्दीक करने वाला है। अच्छी बात है, मैं इसकी रिपोर्ट भी सुनना चाहूंगा। यस सर, अभी आपसे दोबारा राब्ता कायम करूंगा। मास्कमैन का वो माहिर रिकॉर्डर के पास आया और टेप को रिवाइंड करने लगा। मैंने सुपर मास्टर के माहिर के दिमाग में ये बात पैदा की, मैं तो सुन चुका हूँ, मुझे यहाँ रहने की क्या जरूरत है। यहाँ रहने का मतलब है कि मैं अपने मुखालिफ माहिर की राय को अहमियत देने वाला हूँ और इसके नुक्ता नजर से इस टेप के असल या नकल होने का फैसला करने वाला हूँ। ये बात इसकी खुददारी को ठेस पहुँचाती थी। लिहाजा वो दूसरे कमरे में चला गया। इधर मैंने मास्कमैन के माहिर के साथ भी वही तरीकाकार इख्तियार किया। इसने पूरा टेप सुनने के बाद तस्दीक कर दी, हाँ यही असल टेप है। मैं इसे इस्लामाबाद ले जाऊंगा, वहाँ हमारे और सुपर मास्टर के माहिरीन मजीद तस्दीक करेंगे। सुपर मास्टर के माहिर ने कमरे में दाखिल होकर कहा, हम ये टेप इस्लामाबाद ले जाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। मास्कमैन के नुमाइंदे ने कहा, जिम्मेदारी हमारी भी है, इसमें हमारे मामलात भी शामिल है। बात ना बढ़ाई जाए तो बेहतर है। बात कैसे ना बढ़ती, जबकि इनके दरमियान मामले को तूल देना चाहता था। रात का वक्त था, शाम होते ही सर्दी बढ़ जाती थी। लोग खिड़की और दरवाजे बंद रखते थे, लेकिन मास्कमैन के माहिर ने फौरन ही पलटकर खिड़की को खोला और इस टेप को ये कहते हुए बाहर फेंक दिया, इसे संभालो, किसी के हाथ न लगने पाए। वो दो अफसरान जो हमसे टेप ले गए थे, इन्होंने गर्ज कर कहा, ये गलत बात है। मास्कमैन के माहिर ने कहा, ये भी गलत है, जिस टेप में हमारे मामला शामिल है इसे सुपर मास्टर के आदमी नहीं ले जा सकते। इसकी बात खत्म होने से पहले ही वो दोनों अफसरान दौड़ते हुए कमरे से बाहर गए थे ताकि बाहर वाले इसे छीन सकें। यूं भी बाहर सुपर मास्टर के आदमी मौजूद थे। इन्होंने इस टेप ले जाने वाले को घेर लिया था। जब इसने देखा कि वहां से निकल नहीं सकेगा तो इसने इसी माहिर को आवाज दी और कहा, इसे संभालो, मैं अभी ले लूंगा। इसने फिर खिड़की के रास्ते इसे अंदर फेंका, लेकिन इस बार वो टेप सुपर मास्टर के माहिर के हाथ लग गया। यही खामोशी से तमाशा देख रहा था। टेलीपैथी का हरबा इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं थी, वो खुद ही इस टेप की ऐसी तैसी करने वाले थे। अगर ना करते तो फिर मैं अपनी गैर मामूली सलाहियतों को इस्तेमाल करता। जब वो टेप सुपर मास्टर के माहिर के हाथ लगा तो वो इसे न ले जा सका। दूसरे माहिर ने इसके हाथ पर ठोकर मारी थी। वो टेप इसके हाथ से निकलकर जमीन पर पहुंचा, फिर पहिए की तरह लुढ़कता हुआ एक तरफ जाने लगा। दोनों ने बेहक वक्त इसकी तरफ छलांग लगाई। दोनों ही पहुंचे, मगर सुपर मास्टर का आदमी जरा पहले पहुंच गया। इसके हाथ वो टेप आया, लेकिन मास्कमैन का आदमी इसके ऊपर आ गिरा था। इसने इसके हाथ को थाम लिया था। फिर दोनों में जोर आजमाई होने लगी। बाहर से दौड़ते हुए कदमों की आवाजें आ रही थी। इधर सुपर मास्टर का आदमी अपना हाथ छुड़ाने के लिए झटके दे रहा था। एक बार इतनी जोर का झटका पड़ा कि रील हाथ से निकल गया। फजा में उड़ता हुआ आतिशदान के पास पहुंचा। वो आतिशदान नुमाइशी तौर पर था, इसमें आग नहीं जलती थी, लेकिन इसके ऊपर हीटर ऑन था। वो टेप रील हीटर से टकराया। टेप रील हीटर से टकराया, इसके ऊपर से होता हुआ गुजरा। बस इतना ही वक्त काफी था। टेप ने आग पकड़ ली। बाहर से दौड़ते हुए आने वालों ने इन दोनों को देखा जो फर्श पर गुत्थम गुत्था थे। एक ऑफिसर ने पूछा, वो टेप कहाँ है? दोनों एक दूसरे को छोड़कर फौरन ही उठ गए। इस वक्त तक टेप ने आग पकड़ ली थी। बहरहाल उसे बुझाया जा सकता
सकता था। एक ने इसे बुझाने के लिए इसकी तरफ दौड़ लगाई। यही वो वक्त था कि मैं खामोश तमाशाई नहीं रह सकता था। मैंने दूसरे के जरिए इसकी टांग में टांग अड़ा दी। वो औंधे मुंह गिर पड़ा और ऐसी जगह गिरा जहां बाहर से आने वाले इस टेप को आग की लपेट में देखकर आगे बढ़ रहे थे। वो गिरने वाले से टकराए और औंधे मुंह जमीन बोस हो गए। आने वाले गिरे तो पीछे वाले संभल न सके। कुछ लड़खड़ाए, कुछ संभलने की कोशिश करते रहे। इतनी देर काफी थी। एक दो टेप ने आग पकड़ ली थी, दूसरे टेप प्लास्टिक का था, वो भी पिघलता चला जा रहा था। मैं दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। सोनिया और आला बीबी मुझे ताक रही थी। मैंने इन दोनों को मुख्तसर तौर पर बता दिया कि इस टेप को मैंने इनके ही हाथों से किस तरह जाया करा दिया है। वो खुश हो गई। मैंने सईद अहमद साहब को मुखातिब किया, फिर कहा, आपके पास एक टेप है, दूसरा टेप दो अफसरान सोनिया से ले गए हैं। इनका जो हशर हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने तफसील से बताया किस तरह सुपर मास्टर और मास्क मैन के माहिरीन ने आपस में झगड़ा किया और वो टेप तबाह हो गई। इन्होंने कहा, फरहाद इसमें तुम्हारा हाथ है, आप ये सवाल न करें। देखें कि मैंने आपके हुक्म की तामील की। वो टेप इनके हवाले कर दिया। आपके दोनों अफसरान ने भी अपने फराइज अदा किए। सुपर मास्टर और मास्क मैन के माहिरीन ने इसे उनके सामने सुना और तस्दीक की कि वो असल टेप है। अब तो आपकी तमाम जिम्मेदारियां खत्म हो चुकी हैं। अगर इन्होंने तस्दीक की है और इसके बाद टेप जाया हुआ है तो हमारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं। आप वादा करें कि इस टेप का जिक्र किसी से नहीं करेंगे जिसे आमना ले गई है। उन्होंने बड़ी मुश्किलात से मुझे निकाला है, मैं इसका जिक्र नहीं करूंगा। शुक्रिया। क्या आप अपने असर और रसूख से काम लेकर हमें हमारे हाल पर नहीं छोड़ सकते? क्या मतलब? हम अपने तौर पर यहाँ से जाना चाहते हैं। वादा करते हैं कि जल्द से जल्द ये मुल्क छोड़ देंगे। हम तुम्हें कहीं भी पहुँचाने के लिए तैयार हैं और बाहिफाजत पहुँचाएंगे। फिर तुम्हें क्या एतराज है? आप हमसे ज्यादा हमारे दुश्मनों को नहीं समझ सकते। हम मौका देखकर यहाँ से निकलना चाहते हैं। फरहाद, तुम मेरी मजबूरियां नहीं समझ सकते। यहाँ तुमसे ऐसी ऐसी शख्सियतें नाराज हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर आली जनाब का नाम पेश कर सकता हूँ। इसने एक तहरीरी बयान दिया है जिसमें लिखा है, फरहाद अली तैमूर जब तक हमारे मुल्क में मौजूद रहेगा तकरीबकारी जारी रहेगी और ऐसे हंगामे होंगे कि जिनका मुतामल हमारा मुल्क नहीं हो सकता। लिहाजा इसे पहली फहरिस्त में यहाँ से निकाला जाए। अगर मैं कभी किसी वजह से ये तहरीरी बयान बदलना चाहूँ तो ये अच्छी तरह समझ लिया जाएगा कि फरहाद मेरे दिमाग में पहुँच गया है और मुझे अपना बयान बदलने पर मजबूर कर रहा है। वो चंद लम्हों के लिए चुप हुए, फिर कहा, इससे अंदाजा कर सकते हो कि ऐसी वो तमाम बड़ी शख्सियतें जो किसी न किसी वजह से स्मगलिंग, चोर बाजारी और तकरीबकारी में मुलव्वस हैं, जिन्हें तुम्हारे दुश्मन ममालिक की पुश्तपनाही हासिल है, सब तुम्हारे खिलाफ बयान दे रहे हैं और दबाव डाल रहे हैं कि पहली फहरिस्त में तुम्हें सोनिया को और आला बीबी को यहाँ से निकाल दिया जाए। मैं जानता हूँ आप मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। आपकी तरह मेरे मुल्क के जितने फर्ज शनास अफसरान हैं वो भी मुझे चाहते हैं। मेरे हम वतन कभी पसंद नहीं करेंगे कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, लेकिन मैं जाऊँगा सिर्फ इसलिए कि जो बड़े बड़े नाकाबिले शिकस्त दुश्मन है वो मेरी दुश्मनी में मेरे मुल्क को कोई नुकसान न पहुँचाएं। मुझे इनसे निपटना होगा तो मैं सरहद से बाहर जाकर निपट लूंगा। तुम लोगों के ताल्लुकात फ्रांसीसी हुकूमत से बहुत अच्छे हैं। हमने इनके सफारत खाने से रजू किया था। इन्होंने तुम लोगों के लिए एक तैयारा चार्टर्ड किया है। वो तैयारा जहाँ से तुम्हें वादिये काफ ले जाएगा। आज आधी रात के बाद तुम तीनों को बहुत ही राजदारी से एयरपोर्ट पहुँचा दिया जाएगा। जब दुश्मन कह चुके हैं कि हमें पहली फहरिस्त में यहाँ से निकाल देना चाहिए तो वो तवक्को कर रहे होंगे कि हम आज रात को या कल सुबह तक यहाँ से जाने वाले हैं। क्या वो हमारा तवाक्कुफ नहीं करेंगे? हम तुम्हारे दुश्मनों पर अपनी मजबूरियां जाहिर कर रहे हैं। तुम्हारी हुब्बुल वतनी का हवाला देते हुए इन्हें समझा रहे हैं कि यक बेयक हम इन्हें मुल्क से जाने के लिए नहीं कह सकते। हम कुछ रोज उनकी मेजबानी करेंगे, फिर एक हफ्ते बाद इन्हें यहाँ से वादिये काफ पहुँचा देंगे। मैं समझता हूँ ये बेहतरीन मौका है। तुम तीनों को आज रात ही निकल जाना चाहिए। मैंने सईद साहब के दिमाग को चुपके से पढ़ा। वो मुतमिन थे। इन्होंने ऐसे इंतजाम किए थे कि जब हमारा तैयारा यहाँ से परवाज करता तो इस एयरपोर्ट से किसी तैयारे को फौरी तौर पर परवाज की इजाजत न मिलती। इस तरह ये यकीन हो जाता कि अंदरूने मुल्क से कोई दुश्मन हमारे ताक़ब में नहीं जा सकेगा। अब रहा ये खदशा कि बैरूनी सरहदों के पार दुश्मन हमारी ताक में होंगे तो इन्हें सही वक्त का अंदाजा नहीं था। अगर वो हमारे तैयारे को परवाज करते देख भी लेते तो इसे एयर फ्रांस का तैयारा समझकर नजरअंदाज कर देते। मैंने सोनिया और आला बीबी को सईद अहमद से होने वाली गुफ्तगू का खुलासा बताया, फिर कहा, हमें हर हाल में खतरा मोल लेना है। ख्वाह हम फजाई सफर
इख्तियार करें या खुश्की के रास्ते यहाँ से निकलना चाहें, लिहाजा क्यों ना आज की रात ही यहाँ से निकल जाएं। आला बीबी ने टेलीफोन का रिसीवर उठाकर फ्रांसीसी सफारतखाने से राब्ता कायम किया, फिर कहा, मिस्टर फरहाद अली तैमूर आपसे दिमागी राब्ता कायम कर रहे हैं, रिसीवर रख दीजिए। आला बीबी ने भी रिसीवर रखते हुए कहा, तुम मालूम करो इस तैयारे का पायलट कौन है और इसके जरिए पूरे तैयारे को अच्छी तरह चेक करो। मैंने यही किया, सफारतखाने के इस अहम शख्स के जरिए पायलट के पास पहुंचा, इससे दोस्ती की, फिर उसे समझाया कि मैं इसके जरिए पूरे तैयारे को चेक करना चाहता हूं। इसने कहा, जनाब मेरे साथ एक को पायलट भी होगा, आप इसके दिमाग में पहुंचकर मुतमिन हो जाएं। मैंने इन दोनों के दिमागों को अच्छी तरह टटोल लिया और इस दौरान वो एयरपोर्ट पहुंच गए थे और अब तैयारे को अच्छी तरह चेक कर रहे थे। इधर गेस्ट हाउस में रात के 10 बजे हमारे लिए पुरतकल्लफ ज़ियाफत का एहतमाम किया गया। हमारे साथ 2 ऑफिसर भी थे। इन्होंने कहा, बेइंतहा मसरूफियात के बायस खाने में देर हो गई, हम माजरत चाहते हैं। हमने कहा, कोई बात नहीं, खाना तो मिल रहा है और अच्छा मिल रहा है। हम हंसते बोलते खाने में मसरूफ रहे। इस दौरान में बार बार पायलट और को पायलट के दिमागों में जाकर मालूम करता रहा था। इन्होंने पूरे तैयारी को चेक कर लिया था, अब मुझसे सुनना चाहते थे कि मैं मुतमिन हूँ या नहीं। खाने के बाद काफी का दौर चला। एक अफसर मेरे साथ ही बैठा हुआ था। इसने काफी की चुस्की लेते हुए आहिस्तगी से कहा, हम रात के ठीक 1 बजे यहाँ से रवाना हो जाएंगे, आप तैयार रहें। यही बात मैंने पायलट वगैरह से कह दी। इन्होंने कहा, जनाब हम बिल्कुल तैयार होकर आए हैं, आप जिस वक्त चाहें यहाँ आ सकते हैं, हम यहीं मौजूद रहेंगे। हम काफी पीने के बाद अपने कमरे में आए। आला बीबी ने कहा, हम तीनों एक साथ सफर करना मुनासिब ना होगा, क्यों ना हम अलग अलग तैयारे से सफर करें। पहले फरहाद यहाँ से निकल जाएं, इसके बाद सोनिया, इसके बाद मैं। सोनिया ने कहा, मुझे तुम्हारी इस तजवीज से इत्तफाक है, लेकिन फरहाद पूरी तरह सेहतयाब नहीं हुए हैं, मैं इन्हें तनहा नहीं छोड़ूंगी। फिर तुम दोनों आज रात निकल जाओ, मैं बाद में आऊंगी, लेकिन हम तीनों को यहाँ निकलने के लिए कहा जा रहा है। आला बीबी ने रिसीवर उठाया, फ्रांसीसी सफारतखाने से राब्ता कायम किया, फिर कहा, मैं आपके मुल्क की शहरी हूँ, आज किसी वजह से नहीं जाना चाहती, क्या मुझे रोका जा सकता है? हम अपने ज़राए इस्तेमाल करेंगे, आप जब तक चाहेंगी यहाँ रह सकेंगी। इसने रिसीवर रखा। इसी वक्त बाहर कहीं से फायरिंग की आवाज सुनाई दी। हम चौंक कर एक दूसरे को मानी खेज नजरों से देखने लगे। गेस्ट हाउस के बाहर दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने दोनों अफसरान के दिमाग में बारी बारी झांक कर देखा। पता चला एक मुसल्लह सिपाही मुर्दा पाया गया है। इसने किसी को देखा होगा, देखते ही पहले वार्निंग दी होगी, फिर फायर किया होगा। फायरिंग का असर न हुआ क्योंकि किसी ने उसका गला घोंट दिया था। वो कौन हो सकता था? सिपाही मुसल्लह था। उसके बावजूद एक सिपाही काबू में आ गया था, उसे दूसरी बार फायर करने का मौका नहीं मिला था। हम तीनों के जहन में एक ही नाम उभरा, जान लोफर। रात की खामोशी में अफसरान चीख चीख कर हुक्म दे रहे थे, उसे तलाश करो, कौन है वो, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। जो अफसर हेलीकॉप्टर में हमारे साथ था और जिसने जान लोफर का ताक़ुब किया था, मैंने इससे दिमागी राब्ता कायम किया और कहा, ये जान लोफर हो सकता है, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो एक सिपाही को हलाक करके भाग जाएगा। वो गेस्ट हाउस के अंदर घुसने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। अफसर ने जवाब दिया, हम इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, चारों तरफ मुसल्लह जवान मौजूद हैं, जैसे ही वो नजर आएगा बेदरेग फायरिंग शुरू कर देंगे। आप भूल रहे हैं वो सर से पांव तक बुलेट प्रूफ में है, फायरिंग का असर नहीं होगा। सोनिया गेस्ट हाउस के बैरूनी दरवाजे पर आकर एक अफसर से कह रही थी, हमें बाहर जाने की इजाजत दीजिए, मदाम बाहर खतरा है, पहले हम उसे गिरफ्त में लेना चाहते हैं। मैंने आगे बढ़कर कहा, आप हमें कुएं का मेंढक बनाकर न रखें, हम खुले मैदान में इससे मुकाबला कर सकते हैं। मिस्टर फरहाद, आप बुरा न माने, जैसा कि मैं इसके मुतल्लक सुन चुका हूँ, आप जैसे 4 फरहाद भी मिलकर इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। सोनिया ने मुझे मुस्कुराकर देखा। मैंने कहा, ऑफिसर दुरुस्त कहते हैं, हमें घर के अंदर बैठना चाहिए। हम अंदर आकर बैठ गए। मैंने ख्याल ख्वानी की परवाज की और जान लोफर के दिमाग पर दस्तक दी। पहले तो इसने सांस रोकी, फिर सांस लेते हुए बोला, तुम जो कोई भी हो, इस खुशफहमी में मुब्तला न रहना कि मेरे दिमाग को झटके पहुंचा सकोगे। मैं फरहाद हूँ, ज्यादा खुशफहमी मुब्तला नहीं रहता। इतना मालूम करना चाहता हूँ कि आखिर तुम चाहते क्या हो, जबकि वो असली टेप हमने तुम्हारे बड़ों के हवाले कर दिया है। मुझे सिर्फ टेप लेने के लिए नहीं, तुम्हारे और सोनिया के लिए भेजा गया है।
मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।